10वीं कक्षा के सभी छात्रों का मैं शिकलगार सर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम मन या पूरक पाठ पद्य भाग 4 का अध्ययन करेंगे। आज तक हमने इस मन के या मन पद्य कविता के 3 भाग देखे। इसमें कवि विकास परिहार जी ने छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से, जिसे हम हाइकू कहते हैं, उसके द्वारा जीवन का मूल्य इस हाइकू के द्वारा बताया है। आज हम आगे के हाइकू देखेंगे। 11वीं हाइकू है। चलो छात्रों, हम इसका अध्ययन करेंगे। सितारे छिपे बादलों की ओट में सोना आकाश। ओट यानी आड़ के पीछे। देखिए छात्रों, इस हाइकू में कवि विकास परिहार जी ने बताने की कोशिश की है कि सितारे छिपे बादलों की ओट में सोना आकाश। सितारे आकाश का श्रृंगार है। सितारे हम किसे कहते हैं? आकाश में आने वाले चांद तारे जो है उसे हम सितारे कहते हैं। और यह सितारे आकाश का श्रृंगार है। आकाश में अगर यह सितारे होंगे तभी आकाश हमें सुंदर दिखाई देता है। वे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे कि सितारे बादलों की ओट में छिपे जाते हैं तो आकाश सोना लग जाता है। ठीक इसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। देखो छात्रों, अगर आकाश में सितारे हो तो आकाश हमें सुंदर दिखाई देता है, लेकिन यही सितारे अगर बादलों के ओट में, बादलों के आड़ में छिप जाएंगे तो आकाश हमें सोना लग जाता है। उसी तरह मनुष्य जीवन में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके जीवन में यह सितारों की तरह होते हैं। उनका जीवन सुंदर बन जाता है। अगर यही मनुष्य, यही सितारे मनुष्य के जीवन से आड़ हो जाए, ओट हो जाए या दूर हो जाए तो मनुष्य का जीवन निरर्थक बन जाता है, सोना बन जाता है। उनके चले जाने पर, यह विमुख हो जाने का पर मानो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। और क्या कहा है कवि ने, देखेंगे। देखिए छात्रों, आपकी स्क्रीन पर यह आकाश दिखाई दे रहा है, उसमें यह सितारे दिखाई दे रहा है। अपने जीवन की खुशियों को अनोखे ढंग से व्यक्त करने की सफल कोशिश कवि ने इस हाइकू में की है। देखिए छात्रों, आसमान की तुलना और सितारों की तुलना कैसे की गई है। आसमान यानी हमारा जीवन, सितारे उन जीवन में आए हुए सुख, खुशियां, अच्छे पल, और बादल जिसे हम पर्दा कहेंगे, यानी इन खुशियों के बीच आने वाली बाधा यानी बादल यानी दुख के रूपों में जीवन की अहम बात बताने की कोशिश की है। कवि परिहार जी कहते हैं कि जीवन रूपी आकाश पर जब खुशियों के तारे चमकते हैं तो जीवन आनंद अवर्णनीय होता है। यानी हमारे जीवन में जो खुशी के, आनंद के तारे चमकते हैं हमारे जीवन में, तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है। हम दुखों को भूल ही जाते हैं। परंतु हर सुख क्षणिक होता है। उसके ऊपर दुख के बादल छा जाते हैं। हमारे जीवन में सुख यह अनंत काल तक नहीं टिक सकता, वो क्षणिक होते हैं। पानी के बुलबुल के तरह होते हैं, वो सुख चले जाते हैं
और आखिरकार हमारे जीवन में दुख के बादल छाए जाते हैं। तो जीवन निराश से घिर कर सोना आकाश की भांति बन जाता है। तब हमारा जीवन दुख आने पर, जैसे आकाश में सितारे लुप्त होने पर, बादलों के आड़ पर चले जाने पर आकाश सोना दिखाई देता है, उसी तरह हमारा जीवन भी इन खुशियों से दूर होने से हमारा जीवन निराश हो जाता है, जिसके चलते मन उद्विग्न हो उठता है, दुख से भरा जाता है। हमें कोशिश करनी होगी कि दुख का पर्दा, तो हमें हमारे जीवन में क्या कोशिश करनी होगी कि हमारे जीवन में ये जो दुख का पर्दा है, ये ओट जो है, इसे हटाने की कोशिश करनी होगी, हमेशा के लिए हटाने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह इस हाइको में कवि ने बताया है, सितारे छिपे बादलों की ओट में सोना आकाश। आगे के हाइको है, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कवि विकास परिहार जी इस हाइकू के माध्यम में कहना चाहते हैं, अपने जीवन में अपने परिजन, हितचिंतक, स्नेही एवं अन्य प्रिय व्यक्तियों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। हमारा जीवन कभी सफल होता है जब हमारे जीवन में हमारे अपने होने चाहिए, परिजन होने चाहिए, हितचिंतक होने चाहिए, स्नेही होने चाहिए, तभी हमारा जीवन यह अत्यंत सार्थक और खुशमय जीवन हो सकता है। इनके बगैर कोई भी मनुष्य अपना जीवन सफलतापूर्वक नहीं जी सकता। अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। मनुष्य के जीवन में उसके मित्र होने चाहिए, सखा होने चाहिए, हितचिंतक होने चाहिए, तभी उसका जीवन सफलतापूर्वक वो जी सकता है। इन मित्रों के सहारे वो अपना जीवन आनंदमय बना सकता है। उन्हीं की सहायता से हम अपने जीवन को एक संबल प्रदान करते हैं। ऐसे लोगों के प्रति हमारे मन में कृतज्ञता के भाव होने चाहिए। और जो व्यक्ति हमें अपने जीवन में सहायता करता है, मदद करता है, जीने की कला सिखाता है, आनंदमय जीवन जीने की कला देता है, ऐसे लोगों के प्रति हमारे मन में कृतज्ञता होनी चाहिए। उन्हें भूलना भी नहीं चाहिए। ऐसे जो लोग हैं, स्नेही है, हितचिंतक है, उन्हें हमारे जीवन से कभी भूलना नहीं चाहिए। उन्हीं लोगों के साथ बीती बिताए बातें जीवन संघर्ष अपने जीवन के अमर गीत बन जाते हैं। ऐसे लोगों के संग में ही हमारे बीती बिताए बातें, जीवन का संघर्ष, हमें दुख हो जाए तो हम उन दुखों को दूर करने के लिए, उन दुखों के संकटों को हम अगर किसी दुख बांट सकते हैं तो हमारे वो मित्र होते हैं, हितचिंतक होते हैं। और ऐसे ही हमारा यह जीवन अमर गीत बन जाता है। इस हाइकू में अच्छे लोगों के साथ को अपने जीवन के गीतों के स्वर कहा गया है। आगे की बहुत ही सुंदर हाइकू है, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। देखो छात्रों, इस हाइकू में क्या कहा गया है कि सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। मछली का जीवन पानी में होता है। मछली पानी में रहकर ही वो प्यासी रही है। क्या मतलब है इसका? सागर में अथाह जल राशि होती है, परंतु वो पानी खारा होता है। परंतु खारा होने के कारण, अथाह होने पर भी वो जल राशि पीने योग्य नहीं होती। सागर का पानी, समुद्र का पानी कोई भी पी नहीं सकता, क्योंकि वह खारा होता है, सेहत के लिए हानिकारक होता है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा या धनवान क्यों न हो, देखो छात्रों क्या कहा है कि कोई भी व्यक्ति कितना ही धनवान क्यों न हो, यदि वो किसी जरूरतमंद के काम नहीं आ सकता तो वह बड़प्पन, वह संपत्ति, वह धन किस काम का?
और क्या कहा है देखिए, प्रस्तुत हाइकू के माध्यम से हाइकूकार जीवन की उच्च बात को रखते हैं। कौन सी बात है वह? वे कहते हैं कि पानी में रहने वाली मछली जिसका जीवन पानी है, मछली पानी में रहती है और उसका जीवन पानी है, अगर मछली पानी से बाहर आ जाए तो वो जीवित नहीं रह सकती, यानी उसका जीवन ही पानी है। वो समुद्र में रहती है परंतु खारा पानी पी नहीं सकती। समुद्र का पानी खारा होता है, मछली को प्यास लग जाए तो वह पानी पी नहीं सकती। उसे मीठे पानी की तलाश में समुद्र की गहराई तक जाना होगा। अगर मछली को प्यास लग जाए तो उसे मीठा पानी पीना होगा, और मीठा पानी पीने के लिए उसे समंदर के गहराई तक, नीचे तक जाना होगा जहां पर मीठा पानी होता है। उसी तरह, बहुत ही अच्छा कहा है छात्रों, देखिए, उसी तरह मनुष्य का जीवन उस खारे समुद्र की तरह होता है। मनुष्य का जीवन इस खारे समुद्र की तरह है। सुख तो है परंतु पा नहीं सकते। हमारा जीवन यानी समुद्र, समुद्र यानी खारा जल। उस खारे जल से हम हमारा जीवन जी नहीं सकते। उसमें सुख है लेकिन हम पा नहीं सकते। जैसे मछली पानी में रहते, समुद्र में रहते, पानी है, खारा है, लेकिन पी नहीं सकते, बस उसे नीचे, समुद्र के नीचे जाना पड़ता है। उसी तरह हमारा जीवन भी समुद्र है। हमारे जीवन में भी सुख है लेकिन हम वो सुख पा नहीं सकते। उसे ढूंढने के लिए दुख की गहराई तक जाना होगा। हमें अगर सुख पाना है तो पहले हमें दुख की गहराई तक जाकर उन दुखों को दूर करना होगा, तभी हम सुख पा सकते हैं। अन्यथा सुख के लिए प्यासे ही रहोगे। अन्यथा सुख पाने के लिए हमें प्यासे ही रहना पड़ेगा। अगर मछली समुद्र के गहराई में नहीं जाएगी तो वह प्यासी ही रहेगी। उसी तरह मनुष्य की तृष्णा, आकांक्षाएं, इच्छाएं कभी मिटती नहीं। सोच समझकर जिंदगी के सारे खारे समुद्र में जीना सीखना होगा। उसी तरह मनुष्य को जीवन जीते समय सोच समझकर हमें जीना होगा। उन्हीं दुखों को पार कर हमें सुख की तलाश में रहनी होगी, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा, हमारा जीवन जीवन होगा। देखो छात्रों, यह हाइकू हम 4 भागों में देखे। इस हाइकू के नीचे, इस कविता के नीचे दी हुई स्वाध्याय हम देखेंगे। पन्ना नंबर 16 पर यह स्वाध्याय है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। एक उचित जोड़ियां मिलाई है। यहां पर अ स्तंभ में और अ में दिए हुए शब्द, उसके सामने आ में दिए हुए शब्द की जोड़ियां हमें मिलाने। किस तरह देखिए, अ में है मछली, गीतों के स्वर, रेल की पटरियां, आकाश। आ में है मौन, सोना, प्यासी, अमर, पीड़ा। अब जोड़ियां कैसे हो सकते हैं? इन हाइकू के स्वर, इस कविता के पंक्तियों के द्वारा हम ढूंढ सकते हैं और मिला सकते हैं। देखिए, मछली प्यासी है, गीतों के स्वर अमर है, रेल की पटरियां मौन, आकाश सोना। इसी तरह यह प्रश्न दूसरा है, परिणाम लिखिए। सितारों का छिपना, क्या परिणाम हुआ? आकाश सोना हो गया। तुम्हारा गीतों को स्वर देना, जिससे परिणाम क्या हुआ? गीतों का अमर हो जाना।
तीसरा प्रश्न है, सरल अर्थ लिखिए। मन की टिम्ब टिम्ब बरसी आंखें। सरल अर्थ कौन सी हाइकु है? देखिए, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। इस सूत्र भी हम लिख सकते हैं, जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगती है। इसके नीचे दिए हुए स्वाध्याय हम देख सकते हैं। इन स्वाध्यायों के द्वारा हम छुड़ा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर स्वाध्याय, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, लिखिए निम्नलिखित हाइकु द्वारा मिलने वाला संदेश। हमने बहुत ही अच्छी तरह इस हाइकु का मतलब देखा है, आप लिख सकते हैं। इसकी दूसरी कृति है, कृति पूर्ण कीजिए। हाइकु में प्रयुक्त महीना और उसके ऋतु। जो हमने हाइकु देखे, इन हाइकु में कौन सा ऋतु और कौन सा महीने का वर्णन हुआ है, तो देखा है हमने कि फागुन महीने और वसंत ऋतु का। उसी तरह तीसरा प्रश्न है, उत्तर लिखिए। मझधार में डोले कौन? हमारी जीवन की नैया। छिपे हुए सितारे, धुल गए विषाद, अमर हुए गीतों के स्वर। चौथा है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। क्या है केंद्रीय भाव? इसके अंतर्गत, चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। रेल की पटरियां अनंत काल से साथ साथ चल रही है, परंतु वे सदा मौन रहती है, एक दूसरे से कभी बात नहीं करते। ये उसका केंद्रीय भाव है। आगे की जो है, कांटों के बीच खिलखिलता फूल, देता प्रेरणा, ये आपको लिखना है। और यहाँ पर उपयोजित लेखन है। हमने पिछले बार देखा है पत्र लेखन। पत्र लेखन का ढांचा यहाँ पर नीचे दिया है। ईमेल पत्र के अनुसार हमने देखे हैं। पत्र के 2 भाग भी देखे हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, आपने लिख कर लिए हैं। इस तरह इस पत्र को भी आपको लिखना है। विषय है पत्र का वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के उपलक्ष्य में आपके मित्र सहेली ने आपको बधाई पत्र भेजा है, उसे धन्यवाद देते हुए निम्न प्रारूप में पत्र लिखिए। इस तरह का पत्र का प्रारूप पत्र पूरा लिखना है आपको, और यह स्वाध्याय आपको पूर्ण करना है। ठीक है छात्रों, धन्यवाद।